हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हाल फिलहाल के दिनों में यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है। और इसमें आज हमारे सामने जो है वो हैं अजीत प्रताप सिंह जी, जिन्होंने 23rd रैंक हासिल किया है डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट के लिए। ये 8 मेंस और 4 इंटरव्यू देने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो काफ़ी कठिन जर्नी रही होगी इनकी। और चूंकि ये एक ऐसे फेज में हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमेशा से एक क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में घूमता है वो यही है कि क्या मीडियम चेंज करना एक सही ऑप्शन है कि नहीं। ये आज हम सामने जानेंगे अजीत जी से डायरेक्टली, और पूछेंगे कि हिंदी मीडियम के स्पेसिफिक जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कितने बढ़िया आंसर्स हम दे सकते हैं, क्या बढ़िया सॉल्यूशंस उनके लिए निकल के आ सकते हैं। तो अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के टाइम पर हमें मिलता है मेल्स और कॉल्स के थ्रू, वो ये रहता है कि यूपीएससी के दौरान, मतलब यूपीएससी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कभी कभी ऐसा होता है कि एक समय आता है जब हमें लगता है कि चलो अभी जॉब पाना ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हम स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स को भी थोड़ा सा टारगेट रख के चलते हैं। तो यहाँ पर अजीत जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना डिफरेंस होता है अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी से, और फिर हम स्टेट पीसीएस में जंप करते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी इन सब फेजेस में दिए हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से आंसर भी कर पाएंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम्स में। सर, जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरा मुख्य फोकस तो यूपीएससी के लिए था, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। तो उस दौरान मैंने एमपीपीएससी का एक प्री दिया और यूपी का भी एक प्री दिया। तो यूपी का प्री मैं बहुत समय दे नहीं पाया था, तो मेरा हुआ नहीं उसमें। और एमपीपीएससी का प्री मैं पास हो गया, लेकिन मेंस के लिए मैं बहुत पढ़ नहीं पाया। तो मेंस में मेरा इंटरव्यू कॉल उस समय 16 नंबर से लगभग रुका। और उसके बाद फिर मैंने फिर स्टेट पीसीएस देना ड्रॉप किया। और फिर कंटिन्यू 2 या 3 साल तक लगातार यूपीएससी देता रहा। उसमें से मैं 2 लगातार मेंस लिखा। असिस्टेंट कमांडेंट में मैं इंटरव्यू दिया और उसमें मेडिकली अनफिट हुआ था उसमें। अदरवाइज मैं फाइनली सिलेक्टेड होता। और उसके बाद फिर जब फिर स्टेट पीसीएस में मैंने सोचा, तो 2017 में यूपी का फिर प्रीलिम्स दिया, 3 साल के गैप के बाद। तो उसमें प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। और चूंकि उस समय तक यूपी पीसीएस का जो मेंस का पैटर्न था वो यूपीएससी से काफी डिफरेंस था। तब 2 ऑप्शनल होते थे और जीएस यहाँ ऑब्जेक्टिव होता था। तो उसमें मेरा जो स्कोर रहा बहुत अच्छा नहीं रहा। इंटरव्यू कॉल से मैं 50 नंबर दूर। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब यूपीएससी सिविल सर्विस मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा और स्टेट के लिए थोड़ा स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं स्पेसिफिक होकर पढ़ने का मैंने सोचा, और तब तक यूपी पीसीएस ने अपना सिलेबस बदल दिया 2018 से। तब यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम हो गया। और जीएस के 4 पेपर में देखा जाए तो कुछ टॉपिक थे जो स्टेट के थे, तो उनके लिए बस मुझे थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ा। और उसके लिए भी अगर कोई 8 या 10 दिन सामान्यता देता है तो वो कवर हो जाएगा। तो यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है और आज यूपीएससी के पैटर्न के लगभग बराबर है। और जो क्वेश्चंस का स्तर भी होता है, तो अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यहाँ अगर यूपीएससी में कोई मीडियम क्वेश्चन है तो यहाँ का टफेस्ट क्वेश्चन होता है। और यूपीएससी का जो इजीएस्ट क्वेश्चन है तो यहाँ के एवरेज क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत अंतर नहीं है। अगर अब आप यूपीएससी की तरह ही तैयारी नहीं करते तो यूपी पीसीएस में मेंस में अच्छे नंबर प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो अब यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, और एमपीपीएससी का भी चूंकि मैंने मेंस दिए, अभी ये 20 वाला 19 वाला भी देना था। तो जब मैं अभी उसकी तैयारी कर रहा था तो मैंने यह चीज महसूस की कि अब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में कोई अंतर नहीं। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ने के साथ अगर तैयारी नहीं करेंगे तो अब स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकालना भी काफी डिफिकल्ट होगा। और ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन आपका समय काफी जाएगा। और स्टेट में कोई भी स्टेट हो, आपका हरियाणा हो, आपका एमपी हो, बिहार हो या यूपी हो, हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, और क्योंकि साउथ का मुझे बहुत नॉलेज नहीं है तो उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो उस पे आपको अपने स्टेट का भी थोड़ा स्पेसिफिक जानकारी की जरूरत होती है। और बाकी लगभग यूपीएससी का ही पेपर है, पैटर्न है पूरा, लगभग हर स्टेट ने अपना लिया है। तो बहुत अंतर नहीं है। अगर कोई अब जो नए विद्यार्थी हैं उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप 1 से 1.5 साल अपना कोर्स कवर करिए। कोर्स कवर करने के बाद अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देने से पहले अगर हो सके तो एक अटेम्प्ट अपने स्टेट का दे लीजिए। तो उससे क्या आपको एग्जाम फोबिया से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि पहला जब प्रीलिम्स देने मैं जा रहा था तो रात में मैं भी सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा। तो इसी दुविधा में जब पहला प्रीलिम्स देने मैं यूपीएससी का गया तो उस प्रीलिम्स से मैं काफी डरा डरा गया था। लेकिन अगर कोई एक आप अपने स्टेट का प्रीलिम्स दे के जाते हैं तो एग्जाम का आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा।
क्योंकि मॉक टेस्ट हो या मॉक टेस्ट सीरीज हो, उससे आपको आइडिया तो लगता है, पर एग्जाम का आइडिया आपको एग्जाम हॉल पे ही लगता है। तो मेरी यही राय है कि अब चूंकि सभी राज्यों ने अपना पैटर्न बदल दिया है, तो बच्चे यूपीएससी की तैयारी के साथ स्टेट की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अजीत जी, यहाँ पर अच्छा, अब ये तो एक ब्रॉड डिस्कशन हो गया, अभी एक एक चीज पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली चलते हैं। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मेंस की अगर हैं। हम यस बात यस सर। करते हैं तो लगभग लगभग हमारा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लगभग बराबर एक ही पैटर्न पर हमें दिख जाते हैं। प्रीलिम्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उसमें से कुछ एक ऐसे यस सब्जेक्ट्स सर। होंगे जिनमें थोड़ा सा हमें अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और मुझे लगता है करंट अफेयर्स का एक पोर्शन होगा जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें रखना होता है। तो उस केस में आप जो अभी के एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कैसे गाइड करेंगे कि यस कौन कौन से सब्जेक्ट पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस रख लें और करंट अफेयर्स को कैसे कवर कर लें, या आपने जैसे भी किया हो? जी सर। सर जैसे मैं यूपी पीसीएस के बारे में ये बताऊं, जैसे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आपके जो सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ अगर आपके 50% क्वेश्चन लगभग कॉन्सेप्ट वाले आते हैं और 50% स्टेट में फैक्ट भी आता है। तो उसके लिए हमें फैक्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। यूपीएससी सामान्यतः फैक्ट तो पूछता नहीं, या एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, और स्टेट में क्या है लगभग 50% फैक्ट आता है और 50% कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें कॉन्सेप्ट की तैयारी के साथ फैक्ट पे भी अपना फोकस रखना पड़ेगा। और फैक्ट फैक्ट में सबसे ज्यादा जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इनमें फैक्ट को हमें थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देते हुए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक उदाहरण अगर आपको कहें तो मैं बताऊं, जैसे यहाँ है आप कई बार तो देश की राजधानियों को भी मैच करा लेता है, जो यूपीएससी में अब नहीं कराता, आज से 10 से 15 साल पहले कराता था। तो इस टाइप की भी बेसिक जानकारी हमें जीके जिसे बोल सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी रखनी पड़ेगी। तो उससे हमें 10 से 12 क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएंगे। और दूसरा जैसे पॉलिटी का है, तो उसके लिए कोई अलग से नहीं, आपका अगर यूपीएससी का अगर आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में भी वैसी ही तैयारी करिए, फैक्ट लगभग आपको वहीं से निकल आएंगे। और इन्वायरमेंट है, जैसे यूपीएससी बहुत कंसेप्चुअल पूछता है, स्टेट पीसीएस में क्या है उसमें फैक्चुअल पूछने का पैटर्न है। लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से यूपी पीसीएस का जैसे 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, 2019 का और 20 का अगर आप तुलना करिए तो 18 का तो फैक्चुअल पेपर था, 19 में पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर दे दिया, और 20 का जो पेपर था वो भी लगभग फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल का मिक्सचर था। तो अब आप स्पेसिफिक हो कि ये नहीं सोच के जा सकते कि हमें सिर्फ एक ही पोर्शन पे जाना। तो मेरी राय यही है कि पहली कोशिश तो हमारा ये होनी चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ हो, और फैक्ट की भी हम तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट ही तैयार करते रहें, कॉन्सेप्ट आपका तैयार नहीं। कई बार कॉन्सेप्ट फैक्ट से निकल आते हैं। और दूसरा सर, बाकी लगभग इकोनॉमी पे भी अब स्टेट पीसीएस अपने फैक्ट छोड़ के पहले कमेटियां कब बनी क्या बनी ऐसे पूछते थे। अब उन्होंने क्या किया है, जैसे बैंक रेट से अगर ऐसा होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और भी उदाहरण के लिए अगर रिजर्व बैंक है तो उसके काम क्या है, पहले ये सब पूछने का पैटर्न बहुत कम था आते थे। अब इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही। और करंट अफेयर के लिए जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई, तो जैसे सर आप ही के चैनल का मैं एडिटोरियल डिस्कशन रेगुलर देखता रहा, आपके प्रीलिम्स बूस्टर का जो सीरीज चलती थी उसको रेगुलर देखता रहा, और जो आपकी स्पेसिफिक सीरीज आती थी जैसे साइंस टेक पे एक सीरीज आपने चलाई है अभी, उसको भी मैं रेगुलर फॉलो करता रहा। उसका फायदा जैसे प्रीलिम्स में तो हुआ ही हुआ, और मेंस में भी आंसर के लिए मुझे बहुत आसानी से एग्जाम्पल मिलते थे। जैसे प्रीलिम्स में हमने कोई चीज पढ़ी कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की, इसके ये प्रोविजन है, तो जब हम कोई आंसर लिख रहे होते हैं तो उस पर अगर हम उदाहरण के लिए मातृत्व वंदना योजना है, तो उसको अगर महिलाओं के सशक्तिकरण में या महिलाओं की समस्याओं में लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब करंट अफेयर की इंटीग्रेटेड तैयारी ही की जा सकती है। आप प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक आप पढ़ नहीं सकते, कि मेंस के लिए स्पेसिफिक पढ़ नहीं सकते। और कई क्वेश्चन तो ऐसे प्रीलिम्स में देखने को मिल रहे हैं जो एडिटोरियल डिस्कशन के दौरान डिस्कस किए जाते हैं। तो वहां से भी अगर पूरे जैसे यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आता है, उसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन भी मिल गया तो आपको एड ऑन ही करेगा। और अंत में मेरी एक राय ये रही कि जैसे मैंने स्टेट पीसीएस के लिए यहाँ जैसे लोकल पब्लिकेशन अपना समराइज करके निकालते हैं, तो उससे भी करंट अफेयर 15 दिन पहले लगभग 1-2 बार रिवाइज करना चाहिए। उससे ये फायदा होता है कि कोई अगर आपका रिवीजन में कोई चीज छूट गई तो वो 1-2 फैक्ट आपको वहां से मिल जाते हैं। मेनली मेरी यही राय है कि आप न्यूज़पेपर कोई भी, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, रेगुलर पढ़िए। जो वीडियो आते हैं, वीडियो के लिए तो मैंने आप ही के चैनल का सहारा लिया, ओनली आई इसका, तो उस पे रेगुलर आप एडिटोरियल डिस्कशन देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप न्यूज़पेपर से भी पढ़िए, और न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद अगर आप सुन रहे हैं तो हो सकता है पढ़ने के समय वो समझ में कहीं लैग रहा हो। तो जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो उससे आपकी वो परेशानी भी दूर हो जाती है। तीसरा, रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। और
चौथा क्या, आपको मेंस के लिए इतना समय नहीं बचता है, 2 महीना 1 महीना, तो उसके लिए अगर आप पूरा 1 साल का जाके रिवाइज करने को बैठेंगे तो कई टॉपिक छूट जाएंगे। तो उसको आप मेंस के लिए भी कंटिन्यू कर पाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा होता है सर जीएस के, जैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। तो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर काफी डायनेमिक नेचर का है, तो उसके कुछ टॉपिक तो आप बुक से तैयार करेंगे तो उसकी तैयारी प्रीलिम्स के दौरान कर ही चुके होते हैं। जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, और या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियां हैं, जो भी है उस समय चर्चा में उनको पूछने का हमेशा ट्रेंड रहा है। जैसे यूपीपीसीएस के 2019 के ही पेपर में जैसे सीए एनआरसी काफी ट्रेंड में था, तो उनमें भी क्वेश्चन आया था। इसके लिए जब आप एडिटोरियल एनालिसिस सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे आपका एक व्यू डेवलप होता है, तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से लिख सकते हैं और एग्जाम्पल तो मिल ही जा रहा है। तो थर्ड पेपर में भी है, क्योंकि साइंस का जो पोर्सन है वो भी काफी डायनेमिक है, उसके लिए आप किसी एक बुक पे रिलाई नहीं कर सकते कि टीएमएच का ले लें या किसी भी ले लें या किसी कोचिंग का ही नोट्स ले लें, उस पे नहीं। आपको जब तक करंट के मुद्दों में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे। ये मैंने खुद महसूस किया। अब जैसा आपने बताया मेरा 7वां 8वां मेंस था, शुरुआत में सिलेक्शन न होने के पीछे यही कारण कि करंट अफेयर में बहुत अच्छी पकड़ कई बार होती थी, कई बार नहीं होती थी, और लगता था कि यही किताब में जाके रिवाइज करके जाऊं तो अच्छा लिख के आऊंगा। होता क्या था कि जैसे 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी अलग अलग स्टेट में या यूपीएससी पे आते रहे, तो उसमें से एवरेज क्वेश्चन 10 अच्छा लिखता था, 5 नहीं अच्छा लिख पाता था, 5 बिल्कुल नहीं लिख पाता था। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मैं 15 क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट कर पाता था, 1-2 में कुछ एवरेज लिख पाता था, 2-3 में कुछ गेस गेस वर्क के रूप में लिख के आता था। तो ओवरऑल अगर आप पूरे 20 के क्वेश्चन में अगर 15 से 16 अच्छा लिख रहे हैं तो नंबर ठीक आता है। और चूंकि 19 की मार्कशीट तो आई नहीं है अभी, लेकिन 18 के मार्कशीट में जीएस में अच्छा नंबर मिला, तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और सर चूंकि हिंदी माध्यम में ये विशेष समस्या है, जैसे कई लोग, आपने भी बताया, कई लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि करंट के लिए क्या करें। तो करंट के लिए पहले हमें अपने दिमाग से ये फोबिया हटाना है कि हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते। भाई कोई भी न्यूज़पेपर है, आप हिंदू मत पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस है, उसकी लैंग्वेज बहुत सरल होती है। आप एटलीस्ट उसको पढ़िए, 2 महीने नहीं समझ में आएगा, 3 महीने नहीं समझ में, चौथे महीने समझ में आना शुरू करेगा। जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको व्यूज पढ़ने की आदत पड़ेगी, फिर वीडियो के माध्यम से आप देखिए, तो आपका उससे क्या, अपने लिखिए आप अपने लैंग्वेज में। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आने वाला है कि इस डेट में ऐसा ऐसा टॉपिक आया तो उसमें क्या क्या लिखा था। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पे आपकी समझ होगी। तो इन सब चीजों से, और जैसे दैनिक जागरण है वो भी राष्ट्रीय संस्करण हिंदी माध्यम के लिए, अगर उसको आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वहां से भी आपके मुद्दों में क्लियरिटी है। उसके बाद लेकिन मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है कि कोई भी एक वीडियो, जैसे मुझे सब, मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियो सर्च किए और सबसे सही जो लास्ट में मुझे लगा, ओनली आईएएस पे लगा। उसमें समय की भी बचत होती थी और डेली लगभग 3 से 4 टॉपिक पे अच्छा डिस्कशन होता था। तो आपके ये मैं मान के चलता था कि 4 टॉपिक में डेली तैयार कर रहा हूँ, महीने का 120 टॉपिक, और साल के कितने हो जाते हैं वो तो आप खुद विद्यार्थी अंदाजा इसका लगा ही सकते हैं। और कई बार हमें समझ में नहीं आता, और जब एग्जाम पे जाते हैं तो हम कुछ ऐसे टॉपिक लगता है कि हम पढ़ के नहीं आए, लेकिन उनका भी आंसर अच्छा लिख के आ जाते हैं। तो मेरी यही राय है कि आप डेली न्यूज़पेपर एक एटलीस्ट कोई भी पढ़िए, पर उसी को पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। दूसरा, कोई भी वीडियो देखते रहिए। उसके बाद जैसे वीडियो में कोई भी है, जैसे आपकी वीडियो में चैनल पे कई सीरीज चलती है, सारी सीरीज अगर हो सकता है आपको अच्छी, मतलब किसी विद्यार्थी को नहीं अच्छी लगे, लेकिन जो अच्छी लग रही है आप उसी को देखिए। रेगुलर उसका नोट्स बनाने से, करंट अफेयर का ऐसे बचना चाहिए। बस की पॉइंट लिख लीजिए और उसके बाद पीडीएफ तो मिल ही जाता है, जब कहीं लगे तो दोबारा जाके वहां से फिर टॉपिक देख लीजिए। तो ये मेरी राय है कि करंट अफेयर की ऐसी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बताया आपने, बहुत डिटेल डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पर अच्छा, एक ये जो प्रीलिम्स की बात हो गई, अब एक लेवल और ऊपर आते हैं और हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में भी मोटा मोटा आपने जीएस पेपर 1 2 3 4 की बातें तो कर दी हैं। यहाँ पर जो एक मेजर हर्डल आता है, रुकावट आती है, बाधा आती है हिंदी यस सर। माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, वो आती है ये उत्तर लेखन से, कि आंसर राइटिंग आखिर कैसे करें हम लोग। तो इस चीज में आपकी क्या राय है? आपने चूंकि इतने सारे मेंस लिखे हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि मेंस में हमें क्या एग्जैक्टली लिखना चाहिए, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी इन जनरल। आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। यस सर। सर जैसे पहले के मेंस में क्या होता था, मैं कोशिश करता था अगर कोई टॉपिक दिखा तो सब लिख दूं जो मुझे पता है। तो उस पर टीचर नंबर तो देता था, पर उतने अच्छे नंबर नहीं देता था जिससे सिलेक्शन हो। उसके बाद जब मैं 2-3 मेंस लिख चुका तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्या लिखना चाहिए। जैसे कई सर हैं या कई लोग जैसे मुझसे जो सीनियर्स हैं सब यही बताते थे, अच्छा आंसर वही है जो उस क्वेश्चन का आंसर है। तो यानी जिस टॉपिक पे जो पूछा गया टू द पॉइंट लिखिए। और किसी भी क्वेश्चन को, जैसे अब शब्द सीमा बहुत कम हो गई, यूपीपीसीएस 125 वर्ड और 200 वर्ड की लिमिट देता है।
तो जो 125 वर्ड में आप 10 से 12 शब्दों का एक इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद जो पूछा गया है तो उसको अगर विश्लेषण करना है या विवेचना करना है तो पैराग्राफ फॉर्म में मेन बॉडी लिखते हुए जाइए, और लास्ट में आपका एक निष्कर्ष हो। निष्कर्ष में पहले मैं क्या गलती करता तो मुझे लगता था निष्कर्ष में कुछ भी लिख दो, सब एक नया जाके लिखता था। लेकिन फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा और कई जो सिलेक्टेड लोग थे उनसे पूछा, उनका निष्कर्ष में हम लिखते क्या है, जो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा है उसी का एक समराइज, एक लाइन या 2 लाइन पे, और अगर और है तो एक लाइन उस पर आप एड ऑन कर सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी जब मैंने अपनाई तो उसके बाद मेंस में ठीक नंबर मिलना शुरू हुआ। ये तो जीएस के लिए था। जीएस में और जैसे एक और सुझाव है सर मेरा, जैसे मुझे जो मुझे सुझाव मिले, हमारे यूपी में ही यूपी पीसीएस पे ही 2016 में रैंक 3 थे, तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने बताया कि लिखते कैसे हो। बताया तो उन्होंने फिर बताया कि देखो जो आप लिख रहे हैं अगर आपका स्कोप है, जैसे किसी चीज में कारण पूछा है तो कारण को आप पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख के एक डायग्राम फॉर्म पे लिख दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए या सर्कुलर फॉर्म में बना दीजिए, एरो निकालिए और वहां पे आप जाके लिख दीजिए कि ये कारण है और एलोबरेट कर दीजिए। फिर उसको आप पैराग्राफ में भी जाके एलोबरेट कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, टीचर हमारी कॉपी जाके पढ़ लेता है। एक्चुअली टीचर को हम पढ़ाना ही तो है, पढ़ाना सबसे कठिन काम है भाई। जिस एग्जाम में उसको 8,000 9,000 लड़कों कॉपियों को पढ़ना हो तो आपकी कॉपी क्यों पढ़े, आपको तो अपने पॉइंट बताने हैं। तो डायग्राम का प्रयोग आंसर राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे और कई अगर पूछ रहा है, कई प्रोसेस होती है तो आप उसमें फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2019 के पेपर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आया था, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डिफाइन करने के बाद विकासशील देशों में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो टीचर पढ़ेगा, पढ़ने में उसे उबाऊ लगेगा। तो आप उसको ये जैसे मैंने प्रयोग किया या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऐसे एक एरो बनाते हो कि ये प्रभाव आएगा इन देशों में, ये प्रभाव आएगा इन देशों में, ये प्रभाव, एक फ्लो चार्ट पे बना के आप अपना निष्कर्ष लिख दीजिए तो टीचर आपकी बात को समझ भी जाएगा, आपको कम समय में ज्यादा बातें लिख भी पाएंगे और एक दो उदाहरण भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट, डायग्राम और पाई चार्ट, अगर डाटा देना है तो आप पाई चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पाई चार्ट में और अगर कहीं है, अगर तुलना करना है तो आप आयत चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से जो थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स का, जब तक आप तुलना करते हुए नहीं लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर नहीं मिलता। पहले के मेंस में मुझे एवरेज नंबर मिलता रहा, उसके बाद जब नंबर ठीक, पिछले 1-2 मेंस से नंबर ठीक आने लगा तो इन सब का मैंने प्रयोग शुरू किया। और इनका अभ्यास हमें परीक्षा हाल से पहले घर में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आप कुछ कोई भी कोचिंग है, टेस्ट सीरीज चला रही है तो मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। अगर आप 10 से 20 मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो उससे आपका एक सोचने का तरीका डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला, नया टॉपिक मिलेगा, लेकिन आपने अगर वो अभ्यास घर पे कर रखा है तो उससे आपका एक तरीका डेवलप है। जब वो तरीका डेवलप हो गया तो एग्जाम हॉल में आप पैनिक नहीं होंगे। 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, अगर आप आइडियल सोच के देखिए तो 9 मिनट मिलता है। तो 9 मिनट पे कई बार कोई क्वेश्चन 12 मिनट भी लिखना होता है, कोई क्वेश्चन 5 मिनट भी लिखना होता है। तो अगर जो क्वेश्चन आप 5 मिनट लिखने को पा रहे हैं, अगर इसमें आपका अभ्यास है तो आप चार्ट बना के या फ्लो चार्ट से, डायग्राम से अपनी बात लिख देंगे। और चूंकि टीचर आपके 20 क्वेश्चन चेक कर रहा होता है तो आपके शुरू के क्वेश्चनों में आपके बारे में एक राय बना चुका होता है, नॉर्मली बना चुका होता है। तो वो भी समझ रहे होते हैं कि एक समय सीमा में सब कुछ लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन आप मेन बातें लिख सकते हैं। तो इन सब तरीकों का प्रयोग करके मेंस में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। और हिंदी माध्यम में जैसे मेरे जो सीनियर थे, दोस्त थे, तो उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो सबका सिलेक्शन हुआ। तो मुझे भी उन्होंने जब प्रोत्साहित किया तो मैंने भी वो प्रयोग किया तो सिलेक्शन मेरा भी हुआ। तो हिंदी माध्यम में जो बड़ी समस्या है प्रेजेंटेशन की समस्या है, कंटेंट की कोई समस्या नहीं। विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, लेबोरियस भी हैं, बट जब कंटेंट की प्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में जो बड़ी पैरिटी है यही है। क्योंकि सर हिंदी माध्यम से मैंने यूपीएससी के भी मेंस लिखे, तो जैसा मैं लिख के आता था मेरी उम्मीद से ज्यादा हमेशा नंबर पाता था। मैं कभी नहीं कह सकता कि मुझे नंबर खराब मिला, क्योंकि मैंने लिखा ही उतना था तो नंबर भी उतना ही मिलेगा। तो जब मैंने खुद का एनालिसिस किया तो मैंने यही चीज पाई कि मेरे लिखने के तरीके में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी रही। और तो आंसर में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन ये होना जरूरी है। अगर आप 20 में नहीं कर सकते तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन में हो। 2-3 क्वेश्चन में समय अभाव होता है तो उस पर टीचर भी आपको एक क्या एक नॉर्मल वे पे नंबर देते हुए चला जाता है। ये मेरी राय होगी कि आप इन सब तरीकों का प्रयोग करिए, और हो सके तो घर में जब भी कोई आंसर लिख रहे हो पूरा आंसर मत लिखिए, आप उसके सिनॉप्सिस बनाइए। तो कुछ नहीं तो आप चित्र ही बना लीजिए कि ऐसे कारण ये रहे, प्रभाव ये रहा,
तो उससे क्या टीचर को भी पढ़ने में आसानी होगी, और अगर घर में आप ये अभ्यास करके जाएंगे तो पेपर में जब आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत ही बढ़िया समझाया अजीत जी आपने। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के डाउट अभी फ़िलहाल के लिए तो क्लियर हो गए होंगे, यस और उनको भी समझ में आया होगा कि ये जो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स हैं, इनका एक्चुअल में सच में यूज़ होता है। बीइंग एन एग्जामिनर, एग्जामिनर सच में उन चीज़ों की तलाश करते हैं, और जहाँ पर भी उनको एक डायग्राम फोटो दिखता है वो उनको आकर्षित करता है और उनको नंबर देने पे मजबूर करता है। और यही एक तरीका हम सबके पास है जिससे कि हम नंबर ढेर सारे बटोर सकते हैं। मतलब नॉलेज तो मुझे लगता है सभी लोग एग्जाम में लेके जाते हैं, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे आप जिस पे फोकस कर रहे थे, वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, यस सर। क्योंकि हमें कम शब्दों में अपनी पूरे नॉलेज को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक और लेवल ऊपर हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू वाला सेशन आता है। तो आप कैसे गाइड करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रख के हमें इंटरव्यू सेशन वाले रूम में घुसना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमें बेल्ट ड्रेस होना चाहिए, जो उसका एक कोड होता है। आप शर्ट पैंट पहनिए, अगर कोई फीमेल है तो अपना सूट पहने या साड़ी पहने, उसको एक डेकोरम पे पहन के और आसानी से हमें जाके जैसा कहें करना चाहिए। और उस पर जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। और इसमें भी एक सबसे बड़ी बात है सर, चूंकि मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो इसमें मुझे ये समझ में आया कि एक इंटरव्यू मेरा इसमें तीन तो ठीक है, एक खराब भी हुआ। खराब जो हुआ, पहले से मैं क्वेश्चंस की लिस्ट अपने दिमाग में फ्रेम करके गया था, ये पूछ सकता है, अच्छा ये नहीं ये पूछ सकता है, ये नहीं तो ये। तो हमें जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग से बचना चाहिए। आप बिल्कुल फ्री माइंड जाइए, आप जितना अध्ययन आपने किया है पिछले 2 5 साल 6 साल, जिसकी जितनी भी तैयारी और करंट अफेयर का या अपने ऑप्शनल का, तो आप बहुत आसानी से जाइए, बैठिए, उसके बाद वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप अपने आंसर में उनके लिए अगला क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हैं। वो एक तरीका होता है कि जब वो पूछ रहे हैं तो आप उन्हें जो आंसर दे रहे हैं, तो उस आंसर पे आप स्वयं ही उस उनके लिए एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो कहा भी जाता है कि इंटरव्यू की पिच विद्यार्थी के लिए होती है। विद्यार्थी जब इंटरव्यू देना प्रारंभ करता है तो वो उसके लिए अगला क्वेश्चन छोड़ देता है। अगर आप उस टाइप से क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से इंटरव्यू चलाएंगे। जब इंटरव्यू विद्यार्थी अपने हिसाब से चलाता है कि, तो उससे क्या है, विद्यार्थी को काफी सहूलियत रहती है। इंटरव्यू में सर, साक्षात्कार में नॉर्मली आप जैसे मान लीजिए आपसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, तो जब ग्रेजुएशन के बारे में बता रहे हैं तो हो सकता है जैसे आप किसी का ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है, किसी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है, जब उस बात को आप बता रहे हैं तो कुछ ऐसा फोकस करिए कि वो आपका इंटरव्यू ग्रेजुएशन के बाद आपके उस शहर पे जाए, जिस शहर पे आपने 4 साल 3 साल जिसका भी जो भी ड्यूरेशन रहा। तो जब उस पे जाएगा तो आप दूसरे क्वेश्चन की तुलना में यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो यहाँ के जो जवाब होंगे तो बेहतर ही होंगे। तो इंटरव्यू पे मेरी यही राय है कि आप तो प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में। दूसरा, जब जो भी आप आंसर दे रहे हैं तो उस आंसर में अगला क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहिए। तीसरा, अपने वीक पॉइंट को कोशिश करना चाहिए कि इंटरव्यू के सामने आने से बचें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो सिंपल सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए। उस पे ऐसा नहीं है कि वो भी क्योंकि समझ रहे होते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है और सबको एट ए टाइम इतना याद रख पाना संभव नहीं है। तो वहां पे भी प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है, आप कैसे उन अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए मेरी यही राय है कि जो 3 पॉइंट मैंने ऊपर बताए, इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। जी, आपसे बात करके तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का भंडार मिल गया है हम सबको, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक नई कोशिश, नई पहल उनके जैसा लगेगा कि हाँ, ये अभी कुछ नया मिल गया है, अब इसको पकड़ के चलते हैं तो शायद कुछ और बड़ी सफलता हाथ लगे। तो अजीत जी, इस सेशन को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे। ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, और दूसरा सुमित सर, शिवम सर, और भी जो सर हैं जिनको हमने नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे हीरो पर्दे के पीछे काम करते हैं। जो आपकी टीम पे कुछ होंगे जो पीडीएफ पे काम करते होंगे, कुछ होंगे जो कंटेंट पे काम करते होंगे, कुछ होंगे जो आपका टेक्निकल सपोर्ट करते होंगे। उन सबको मेरी तरफ से आभार, क्योंकि आप ही सब लोगों की एक कलेक्टिव अप्रोच के माध्यम से, कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से हम जैसे दूर दराज बैठे विद्यार्थियों को भी काफी लाभ हो रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा आभार उन्हीं लोग को जो पर्दे के पीछे से, जिन्हें हम पर्दे का हीरो बोलते हैं, और कुछ को हम पर्दे के पीछे उनको मेरा सबसे बड़ा आभार है। आप सबका तो आभार है ये सब। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अजीत जी।